बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की रहनुमा शिरीन मज़ारी ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो पाक फ़ौज पर चढ़ाई करती हुई नज़र आई हैं। उन्होंने फ़ौज को फ़ौज तो नहीं कहा, न्यूट्रल कहा, और ऐसा लगता है कि पीटीआई पहली दफ़ा खोलकर फ़ौज के मुकाबला आ गई है। उनकी तरफ से साजिश की बात की गई है। साजिश के ताने बाने कहाँ से बने, कैसे बने, सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाकर रुका। शिरीन मज़ारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुईशत की बात की, मुस्लिम लीग नून की बात की, उस लेटर की भी बात की, लेकिन उन्होंने आगाज़ किया कि इस साजिश का आगाज़ और इसके ताने बाने कब शुरू हुए। शिरीन मज़ारी कहती हैं कि 6 जून को एक ख़बर सामने आती है जिसमें यह कहा जाता है कि अमरीकी सलामती के मुशीर उनकी पाक फ़ौज और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों के साथ गुफ्तगू होती है जिसमें अमेरिका को बेसेस देने की बात की जाती है। ये 6 जून की बात है। उसके बाद इमरान खान 16 जून को एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो इस सवाल पर कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को बेसेस देने के लिए तैयार है, इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। तो वो कहती हैं कि इसके बाद फिर मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था, बेसिस की बात फिर आगे नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मामला फिर अक्टूबर में उठता है। अक्टूबर में 14 अक्टूबर को CNN पर यह रिपोर्ट चलती है, खबर आती है कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को बेसिस दिए जा रहे हैं। शिरीन मज़ारी सवाल करती हैं कि ये किसके कहने पर ये बेसिस दिए जा रहे थे, जबकि आपका वज़ीर आज़म इनसे क़तई तौर पर इनकार कर चुका था, एब्सोल्युटली नॉट कह चुका था। वो कहती हैं कि यहाँ से फिर साजिश यहाँ से आगे फिर पनपती जा रही है। और यही वो महीना है अक्टूबर का जिसमें अमरीकी सफारतकार मरियम नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं। और यही वो दौरानिया है जिसमें अमरीकी सफारतकार कभी हमारे मुनर्रफ अरकान से मिलते हैं, कभी अपोजिशन के लीडरों से मिलते हैं, कभी उससे मुलाकात करते हैं, कभी इससे मुलाकात करते हैं, और फिर मामला कहाँ तक पहुँच जाता है। शिरीन मज़ारी फिर न्यूट्रल का जिक्र करते हुए कहती हैं ये उनकी तरफ से बड़ा खौफनाक किस्म का बयान सामने आया है, खौफनाक किस्म की स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहती हैं कि न्यूट्रल नहीं थे, ये न्यूट्रल ही थे जिनके रेस्ट हाउस में रमेश कुमार को ठहराया गया। उन्होंने तो बात की है कि अक़लियती मेंबर कौमी असम्बली को ठहराया गया। वो रमेश कुमार ही थे जो अक़लियती रुकन असम्बली थे, उनको भी सिंध हाउस में ले जाया गया। सिंध हाउस में वो जरदारी के लोगों के साथ रहे, उस वक्त की अपोजिशन के वो साथ थे। तो शिरीन मज़ारी की तरफ से यूँ समझ लीजिए कि ये खोल कर कह दिया गया है कि न्यूट्रल नहीं थे। और जो कुछ हुआ इनकी हुकूमत के साथ, वो ये भी कहती हैं कि वज़ीर ख़जाना को न्यूट्रल के पास भेजा गया था कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी मुश्किल से संभली है, इसको ऐसे ही जारी रखा जाना चाहिए। तो जो हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है इसको नाकाम बनाने के लिए हमारा साथ दें, लेकिन उनकी तरफ से इनका साथ नहीं दिया गया। इमरान खान ये बात कर चुके हैं, अटक के जलसे में ये बात कर चुके हैं कि मैंने हर उस दरवाज़े पर दस्तक दी यहाँ से इस साजिश को नाकाम बनाया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से कहीं से मुस्बत जवाब नहीं आया और वो साजिश कामयाब हो गई। अब हम एक और ख़बर के ऊपर बात कर लेते हैं। DGISPR की तरफ से कहा गया कि कोर कमांडर पेशावर के ख़िलाफ़ जिस तरह की बातें हो रही हैं वो इंतहाई नामुनासिब हैं। सियासतदानों की तरफ से चंद रोज़ हुए ये बातें हो रही हैं, उसको उन्होंने इंतहाई नामुनासिब करार दिया और ये भी कहा कि ऐसी चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं। बातें किसने की हैं? आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फैज़ हमीद को खुडे लाइन लगा दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से 2 दफ़ा जनरल फैज़ हमीद पर जलकारगी के हमला किया गया। उनके बारे में कहा गया कि ऐसा बंदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ के लिए ज़रूरी है कि उसकी शख्सियत दागदार ना हो, वो अहल हो। और उनकी तरफ से एक जलसा में भी इसी तरह का कहा गया था कि फैज़ हमीद साहब, उनका नाम नहीं लिया गया था, लेकिन उनकी तरफ इशारा था कि ये इमरान खान के कान बना हुआ था, हाथ बना हुआ था, आंखें बना हुआ था। इस तरीके से लोगों की गर्दनें दबोचने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया था। और इसके अलावा नजम सेठी साहब भी ये कह रहे थे कि किस तरीके से जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर के ओहदे से हटाकर GHQ में लाया जा रहा है। DGISPR की तरफ से अब जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया गया है उससे यकीनी तौर पर अब DGISPR की तरफ से जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया गया है
इस पर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर फौरी तौर पर उन दिनों एक्शन ले लिया जाता जब मियां नवाज शरीफ साहब या दीगर लोग फ़ौज का नाम लेकर, जनरलों का नाम लेकर इन पर तनकीद कर रहे थे, बल्कि एक तरह से गालियां दे रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ फिर उसके बाद ना होता। लेकिन अभी उन्होंने कोर कमांडर पेशावर की बात की है, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कभी भी कोर कमांडर पेशावर का, जनरल फैज़ हमीद का मनफी तरीके से नाम नहीं लिया गया। जिन लोगों ने उनका नाम लिया है, जिन लोगों ने उनके किरदार की बात की है, उन पर देखते हैं कि DGI-SPR अब मज़ीद क्या इक़दाम करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। वाकई इसमें शक वाली बात नहीं है। जब आप फ़ौज के किरदार के ऊपर, जनरलों के किरदार के ऊपर बात करेंगे तो इसका मनफी असर फ़ौज के मोराल पर होगा और फ़ौज के वक़ार पर भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ सोचने वाली ये बात भी है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एक बंदा भी आपको नहीं मिलेगा। पाक फ़ौज के अंदर जो किरदार हैं, उनके किरदार के मुताबिक लोगों की तरफ से सताइश की जाती है और तनकीद की जाती है। अगर फ़ौज के कुछ किरदारों की तरफ से किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाएंगे, किसी की फेवर में इक़दाम किए जाएंगे, तो जिनके ख़िलाफ़ इक़दाम होंगे ज़ाहिर है वो उस हवाले से उस किरदार की बात करेंगे, और जिसकी हमायत में होंगे वो उसकी हमायत में बात करेंगे। तो आप देखते हैं कि फ़ौज का अगला लाहेअमल इस हवाले से क्या होता है। शरीम ज़ारी साहिबा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, उनकी तरफ से हक़ाइक़ से पर्दा उठाया गया है। एक बिल्कुल स्मूथली तरीके से चलती हुकूमत को घर भिजवा दिया गया, और उसके बाद मईशत का क्या हाल हुआ है, महंगाई किस हद तक चली गई है, रुपया किस हद तक नीचे गया है और डॉलर किस तरह से ऊपर गया है, ये सारा कुछ आज अवाम के सामने है, लोगों के सामने है, कौम के सामने है और ख़ुद फ़ौज के भी सामने है। अगली बात हम कर लेते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से। वहाँ पे बैठकर लंदन में जिस तरीके से हमारी काबीना का इजलास हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको हेड किया, वहाँ पे क्या फ़ैसले हुए होंगे वो उसका एलामिया आ चुका है। उस हवाले से हम एक अलहदा से वीलॉग पहले कर चुके हैं, और मज़ीद भी इंफॉर्मेटिव उस पर एक वीलॉग करने की हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। लेकिन इलेक्शन के बारे में वहाँ पे क्या फ़ैसला हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ये कहा गया है कि बड़े बड़े फ़ैसले हुए हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आ जाएंगे। यासिन इकबाल की तरफ से कहा गया है शहबाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आ चुके हैं, और बाकी जो काबीना के लोग थे वो वहाँ पे अब हो सकता है कि शॉपिंग कर रहे हों। जब इनके पास वक्त है शॉपिंग करेंगे और उसके बाद ये फारग हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी कोई आग नहीं लगी हुई जिसकी इनको फ़िक्र हो बुझाने की। जब इनके पास वक्त होगा वहाँ से शॉपिंग का, तो उसके बाद शॉपिंग करके ये फिर बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ मियां नवाज शरीफ साहब की कुछ मालिश करते हुए, कुछ उनके बूट पॉलिश करते हुए पाकिस्तान आ जाएंगे। बात हम कर लेते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से। इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ, और मुझे पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन यकीनी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? ये इमरान खान के मुतालबे पर नहीं होंगे, तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर नहीं होंगे, मेरे और आपके कहने पर नहीं होंगे, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कहने पर होंगे। आज मरियम नवाज शरीफ और इमरान खान फौरी तौर पर इलेक्शन के हवाले से एक पेज पर हैं, बिल्कुल एक पेज पर हैं। इमरान खान और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएँ। वो अपनी पार्टी को कह रही हैं कि हमें इमरान खान के गुनाहों का टोकरा, इमरान खान के जुराइम का टोकरा अपने सर पर रखने की ज़रूरत नहीं है, फौरी तौर पर अवाम में जाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ पूरी दुनिया में अगर किसी की अब बात मानते हैं, पहले वो अपने अब्बा जी की बात मानते थे, उनके कौल को वो अपनी जानो दिल से अजीज जानते थे और उस पर अमल करते थे। उसके बाद अगर वो किसी की बात मानते हैं पूरी दुनिया में, तो वो आज उनकी बेटी है, मरियम नवाज़ है। मरियम नवाज़ अपने बाप के कहने के बगैर कोई कदम नहीं उठाती, और उनके पिताजी मरियम के कहने के बगैर कोई बड़े फ़ैसले नहीं करते। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अगर ये कह दिया गया है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। उनके चचा का इक़्तिदार में आना और उनके चचाज़ाद का पाकिस्तान का पंजाब का वज़ीर आला बन जाना, कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा वो पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती हैं। अगर वो फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती हैं, जिसका उन्होंने इजहार भी कर दिया है, तो पाकिस्तान में फिर फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएंगे, और यही इमरान खान का और PTI का मुतालबा है। तो यहाँ पे हम एक और ख़बर पर भी बात कर लेते हैं।
کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ عمران خان کو گرفتار کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ حکومت ہے، ڈکٹیٹر جتنے ان کو اختیارات ہیں اور پوری آمرانہ پاور بھی ان کے ساتھ ہے۔ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے تھے انہوں نے بڑے تجزیے کیے ہوں گے، بڑی انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوگی، ایک چیز کو باریک بینی سے دیکھا ہوگا، لیکن اگر صرف نظر ہو گئی، اگر ان سے کوئی چیز نظر انداز ہو گئی، اگر کسی چیز پر ان کی نظر نہیں تھی تو وہ عمران خان کا رویہ تھا اور عمران خان کا عوام میں جانا تھا، اور عوام میں عمران خان کے لیے جو رد عمل تھا اس کا کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس طرح سے لوگ عمران خان کی حمایت میں نکل آئیں گے۔ عمران خان کی حمایت سے زیادہ لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر سامنے آئے ہیں جو جرائم پیشہ عناصر کو اقتدار میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو عمران خان کو ان سارے لوگوں کی حمایت حاصل ہے، ان سارے لوگوں کا اعتماد حاصل ہے جو لوگ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں اور جو لوگ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جن کو جرائم کے باوجود اقتدار میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے عمران خان کی گرفتاری کی۔ عمران خان کو گرفتار کرنا قطعی مشکل نہیں ہے۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی تو عمران خان کی فیور میں ایک ویو چلنا شروع ہو گئی، ایک لہر اٹھنا شروع ہو گئی۔ عمران خان کو اقتدار سے نکال دیا گیا تو یہ ویو، یہ لہر اونچی ہوتی چلی گئی، لوگ پرجوش ہو کر عمران خان کے ساتھ آنا شروع ہو گئے اور دن بدن عمران خان کی حمایت میں اضافہ ہونے لگا۔ جب عمران خان کے اوپر وہ الزام لگایا گیا، توہین مذہب کا الزام لگایا گیا، مقدمہ درج ہوئے، تو لوگوں کا جو جوش و جذبہ تھا وہ ان کے غصے میں تبدیل ہونے لگا، ان کے اشتعال میں تبدیل ہونے لگا، اور لوگ زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے لگے۔ اور جب اس حکومت کی طرف سے قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف قرارداد منظور کی گئی کہ انہوں نے فوج کے خلاف بیان دیا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کے جوش و جذبے میں، اشتعال میں اور غصے میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کا مظاہرہ اور مشاہدہ عمران خان کے جلسوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کس طریقے سے عوام ٹوٹ کر ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں، عمران خان کے کہنے پر سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کو اگر گرفتار کیا گیا تو یہ ایک لیڈر ہے، ایک سیاسی رہنما ہے، سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں اور عوام میں ان کا رد عمل بھی آتا ہے۔ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو یقین کریں کہ عوام کے غصے میں مزید اضافہ ہوگا، عوام مزید زیادہ مشتعل ہوں گے اور عمران خان کی فیور میں نکل آئیں گے۔ اصل میں عوام کی نبض کو اور عوام کی پلس کو ان اداروں نے دیکھنا ہوتا ہے جو لوگ قومی سلامتی کے ذمہ دار ہیں، جو پاکستان میں امن کے قیام کے ذمہ دار ہیں، اور جو اتنے بااختیار ہیں کہ کسی حکومت کو گھر بھجوا سکتے ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ کسی کو بھی اقتدار سے نکال سکتے ہیں اور کسی کو بھی اقتدار میں لا سکتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ عمران خان کو اگر گرفتار کیا گیا تو مجھے یہ لگتا ہے، جس طرح سے میں عوامی رد عمل دیکھ رہا ہوں، عوام میں عمران خان کی پذیرائی دیکھ رہا ہوں، مجھے خونی انقلاب کی ایک دھمک سنائی دے رہی ہے، ایک دستک سنائی دے رہی ہے۔ اس سے خونی انقلاب آئے گا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے دنیا میں خونی انقلاب آتے ہیں۔ فرانس میں انقلاب آیا تھا، بادشاہ کو پھانسی لگا دی گئی اور ملکہ کا سر بھی گلوٹین میں رکھ دیا گیا۔ فرانس میں اتنے لوگوں کو سزائے موت دی گئی کہ پھانسی دینا ناممکن ہو گیا، جلادوں کی کمی تھی، پھانسی کے پھندوں کی کمی تھی، تو انہوں نے پھر ایک گلوٹین مشین بنا لی تھی جس میں ایک وقت میں سینکڑوں لوگوں کو موت سے ہمکنار کیا جاتا تھا، تن سے گردن جدا کر دی جاتی تھی، اور ملکہ کو بھی یہی سزا دی گئی تھی، بڑی بے رحمی سے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور عوام میں یہ انقلاب اس طریقے سے آیا تھا کہ عوام بڑے بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو خود پکڑ کر پھانسی کے پھندے پا لے جاتے تھے، گلوٹین مشین کے اندر ڈال دیتے تھے۔ وہ عوامی سطح پر سارا کچھ ہوا تھا اور وہاں پہ معاشی بدحالی کی وجہ سے وہ انقلاب آیا تھا۔ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو خدا نہ خواستہ اسی طرح کا انقلاب آئے جیسا فرانس میں انقلاب آیا تھا، اور پھر روس میں جو انقلاب آیا تھا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، وہاں پہ کتنی زیادہ قتل و غارت ہوئی تھی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب ضرور آئے، لیکن وہ سبز انقلاب ہو جس میں کسی کا باب بھی بیکا نہ ہو۔ وہ اسی طریقے سے آ سکتا ہے کہ ہمارے ادارے وہ آئین اور قانون کے مطابق سارے فیصلے کریں، کسی کی حمایت نہ کریں، کسی کی دشمنی نہ کریں۔ جو کچھ عوام چاہتے ہیں، جو عوامی موڈ ہے
جو عوامی پلس ہے اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔